तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत कैफेटेरिया में मौजूद हमारे सभी बहादुर हीरो से होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जोतरो ने फाइनली बो और एरो पे अपने हाथ पा ही लिए होते हैं। इसके चलते जोतरो उन सबको बताता है कि ये बो और एरो से अकीरा के घर से मिली है। वहाँ पे ना कि सब बो और एरो बल्कि 500 मिलियन येन की सभी कीमती चीजें भी वहाँ पे मौजूद थी, जो कि अब पुलिस के हाथ लग चुकी है। जहाँ तक अकीरा की ही बात है, वो सलाखों के पीछे जोतरो से काफी ज्यादा डरा होता। जोतरो सबको ये भी बताता है कि चिली पेपर का अब बहुत बुरा हाल हो चुका है। मुझे नहीं लगता चाहे वो जरूर सलाखों के बाहर आ भी जाए, उसकी हिम्मत तक नहीं होगी कि वह उनसे दोबारा पंगा ले। इसी समय कुची बो और एरो से मुखातिब होकर जोतरो से सवाल पूछता कि अब बो एरो का क्या होगा। जोतरो उसके जवाब में कहता है कि ये बो एरो मैं अब स्पीड वैगन फाउंडेशन के हवाले करूंगा। शायद उनकी रिसर्च के बाद हम स्टैंड की मिस्ट्री से वाकिफ हो ही जाएंगे। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद सभी लोगों की जान में जान आती कि एक तरह से ये पूरा का पूरा केस क्लोज हो चुका है। हालांकि जोतरो ने वांग करते हुए कहने लगता है, पर फिर भी अपनी आंखें खुली रखना, तनी अनजाने में और कितने लोग होंगे जिन पे बो एरो का यूज हो चुका होगा। खैर यार, इन सब चीजों से हट के अब जोसेफ जोस्टार को अपनी मदर से मिलवाने ले जा रहा होता। रास्ते में जोस्के सिर्फ अपनी मदर से इतना ही पूछता है कि आप सारा दिन घर पे ही होगी, जिस पर उसकी मदर हाँ ही कहती है। ये सुनते ही जोस्के उससे ज्यादा बताए बगैर ही बस फोन को काट डालता, जबकि उसकी मदर को जरा भी कुछ समझ में ना आता। वे फोन से फारिग होने के बाद जोस्के की नजर सीधा जोसेफ जोस्टार पे जाती है, क्योंकि बिना एक अल्फाज कहे बगैर ही इधर उधर भटकता चला जा रहा होता। ये देख के जोस्के फौरन से जोसेफ जोस्टार को इधर उधर भटकने से रोकता। इसके साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि इस वक्त टैक्सी का मिलना मुश्किल होगा, तो हम बस पकड़ के घर जा रहे हैं। पर इससे पहले जोस्के उसे साफ साफ अल्फाजों में उससे बताता है, मैं तुम्हें यूं ही अपनी मदर से नहीं मिलने दे सकता। तुम उसे एक अल्फाज कहे बगैर ही दूर से देखोगे और देखने के बाद तुम वापस अमेरिका चले जाओगे। कि अगर अचानक से तुम मेरी माँ से यूं मिलोगे, उसकी तबीयत वहीं पे फौरन से खराब हो जाएगी। और हाँ, इन चीजों से हट के मैं तुम्हें आज से मिस्टर जोस्टार बुलाऊंगा, ना कि अपना बाप। ऐसे भी तो हम इतने दिनों से एक दूसरे से मिले तक नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर है। ये कहते कहते जोस्के उसकी तरफ पीट करके इसी के बारे में सोचने लगता है। इसी बीच में से एक बस का गुजर होता है। हालांकि जोसेफ फिर से एक बिना अल्फाज कहे बगैर ही उस बस में सवार कहीं पे जाने लगता है। यूं ही जोस्के का ध्यान उस बस पे पड़ता है। जोस्के उसके पीछे भाग भाग के पागल हो जाता है और कहीं जाके बुड्ढे को बस में उतारने से कामयाब हो ही जाता है। के अपनी बड़ी बड़ी सांसें लेके कह रहा होता है, तुम मुझे जरूर पागल कर डालोगे। जोसेफ उससे कहता है, पर तुमने ही तो कहा था कि हमें बस पे बैठना है। अलबत्ता उसकी ये सारी की सारी बातें जोस्के के दिमाग में सुराख करती चली जा रही होती है। आखिर तंग आके जोस्के एक बार फिर से उसकी तरफ पीट करके जमीन पे ही बैठ जाता है। यार उसी लम्हे में, उसी मौके में, उसी समय में, उसी वक्त में जोसेफ नोटिस करता है कोई अनजान चीज उसके पैर का पोंचे को अपनी तरफ खींची चली जा रही होती है। शुरू में तो पोंचे से, पर अब ये चीज बढ़ती चली जा रही होती। जोसेफ जोस्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जोसेफ चिल्लाते हुए जोस्के को बताने की कोशिश करता है कि इस वक्त हमारा सामना एक स्टैंड यूजर से हो रहा है। जोसेफ जैसे जैसे ये सब कुछ जोस्के को बता रहा होता है, ना कि सिर्फ इतना, जोसेफ जोस्टार नोटिस करता है मिट्टी के ऊपर किसी बच्चे के हैंड प्रिंट्स होते हैं। यहाँ तक उससे किसी बच्चे की मुस्कुराने की आवाजें भी आ रही होती है। कि जोस्के उसकी बात पे जरा भी यकीन न करता। कि जोस्के समझ रहा होता है ये काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है। काफी ज्यादा बुढ़े होने के कारण उसके कान बज रहे हैं। सबके बावजूद भी जोसेफ उस बच्चे को ढूंढने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है। समय पास में ही एक कुत्ते की भौंकने की वजह से जोसेफ जोस्टार वक्त पे ही समझ जाता और अपने हारमेट पर्पल से बच्चे को उस कुत्ते से भी बचा लेता। आखिर इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ महसूस करने के बाद जोस्के को भी ये बात का अंदाजा हो ही जाता कि हाँ यार, यहाँ पे हम वाकई में एक इनविजिबल बच्चे से डील कर रहे हैं। एक बच्चा इनका दुश्मन तो हो ही नहीं सकता। जोस्के काफी परेशानी से कहता है कि आखिर इसकी माँ कहाँ पे है। इसके इसी बात से सहमत होकर कहने लगता है, ये बच्चा एक स्टैंड यूजर है और अपनी माँ से यूं बिछड़ने के बाद प्योर इंस्टेंस के कारण वो अपने स्टैंड की एबिलिटी को यूज कर रहा है। इस बच्चे को नॉर्मल करने के लिए हमें इसकी मदर को जल्द ही ढूंढना पड़ेगा। यार जैसे कि जोसेफ जोस्टार ने उससे अपने हाथों में उठाया होता है, तो इसी वजह से जोसेफ जोस्टार जोस्के को बताता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। यह सुनते साथ ही जोस्के फौरन से समझ जाता कि इस बुड्ढे ने अपना हाथ कहाँ पे फेरा। यार इन सब के बाद जोसेफ जोस्टार पास में ही मौजूद बेबी शॉप से उस बच्ची के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद
खरीद लेता। आखिरकार मुंह पे कुछ पाउडर शोडर थोपने के बाद लड़की अब देखने लायक हो जाती। जो स्टार उसे जैसे जैसे मजीद विजिबल करने की कोशिश कर रहा होता है कि फिर तभी देखते देखते वो बच्ची एक बार फिर से गायब हो जाती। इस बार वो अकेले गायब ना होती, साथ ही साथ वो जोसेफ जोस्टार के हाथ को भी गायब कर डालती। फिर इतना कुछ देखने के बाद जोस के चिल्लाते हुए जोसेफ जोस्टार से कहने लगता है फौरन से उस बच्चे को जाने दो। सुनते सारी जोसेफ जोस्टार उससे फौरन से उसकी ट्रॉली पे लेटा देता। बच्ची जैसे जैसे मजीद चिल्ला रही होती और रो रही होती, हर पास में मौजूद चीज गायब होती चली जा रही होती। यूं रोता देख के जोसेफ जोस्टार कहने लगता है ये जरूर स्ट्रेस है। सारी सी बात है, वो ये हरगिज नहीं चाहती कि कोई अनजान लोग उसकी देखभाल करे। इस सब में एक अनजान शख्स वहां से गुजरते गुजरते कैरेज को कबार समझते हुए उसमें अपना जला हुआ सिगरेट फेंकने को जा रहा होता है। अलबत्ता जोस्के ने अपनी पीठ उस बच्ची से फेर रखी होती है। ये सब कुछ देख के जोसेफ जोस्टार कैसे न कैसे करके उस जले हुए सिगरेट को ट्रॉली पे गिरने से रोक तो लेता है। ऐसा करते हुए जोसेफ जोस्टार का हाथ बदकिस्मती से ट्रॉली पे जोर से जाके लगता है। वो ट्रॉली क्लिफ से सीधा नीचे जाने लगती है। देख के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जोस्के को तो ना पता होता कि जोसेफ जोस्टार ने बचाते बचाते गलती से जोसेफ जोस्टार का हाथ उसके कैरेज से जा लगा। सच्चाई न जानते हुए जोस्के सारा का सारा कसूर जोसेफ जोस्टार पे ठहरा देता। अरे यार अब जोस्के फौरन से उसी कैरेज के पीछे जैसे जैसे भाग रहा होता है। इसी लम्हे में वो उस पूरे के पूरे कैरेज के साथ जो चीज भी उसके रास्ते में आती चली जा रही होती वो वहीं पे गायब होती चली जा रही होती। आखिर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी क़यामत तो अब असली नाजिल होती है। अचानक से कैरेज किसी चीज से टकराने की वजह से वो बच्ची सीधा जाके पानी में गिर जाती। सिर्फ जोस्टार उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है कि उसमें उसका जरा भी कोई कसूर नहीं है। उसके फौरन से चलाते हुए कहता है अपना मुंह बंद रख और इन सारे की सारी चीजों से दूर रहे। जो उसके काफी परेशानी से उससे अकेले पानी में ढूंढ रहा होता है। उस दौरान अपने मन ही मन में कह रहा था मुझे से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे भी इनविजिबल बना दो। नहीं यार प्लीज बस मुझे छू लो ताकि मैं तुम्हें बचा लूं। उसके अपने सर से लेके पैर तक पूरी कोशिश करता पर उससे जरा भी उस बच्चे की हरकत महसूस ना होती। यूं कोशिश करता देख के जिस पर जोसेफ जोस्टार अपने सालों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करता है। और ऐसा करते करते शायद मैं मर भी जाऊं तो अपनी माँ को मेरी तरफ से एहतराम देना कहते हुए जोसेफ अपने राइट हैंड को अपने हाथों से ही काटने लगता है। देख के जोस्के के पसीने छूटने लगते हैं जैसे इसके पैर रखने के लिए कोई जमीन ही ना बची हो। जैसे जैसे जोसेफ का खून पानी में फैलने लगता है कि तभी देखते ही देखते वो खून अपने आप ही गायब होने लगता है। देख के जोसेफ जोस्टार काफी हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि वो सेंटर में पड़ी हुई है। जोसेफ जोस्टार को यूं अपने आप को सेक्रीफाइस करता देख के जोस्के के पास कोई अल्फाज तक ना होते। तो हाँ यार इसी तरह जोस्के अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके अब उस बच्ची को बाहर निकालता। अपने आखिरी डायलॉग में जोस्के कहने लगता है ऐसा करना तो दूर की बात बल्कि कोई ऐसे करने का सोचता भी नहीं है, स्पेशली एक अनजान बच्ची के लिए। हाँ यार इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।